हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब बच्चों का अशोका द एग्जाम ग्रुप पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद है आप सब बच्चे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब बच्चों को जानकारी मिल चुकी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सब बच्चों को जानकारी हो चुकी होगी कि इस जो भर्ती की हम लोग बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है और आप सब तैयारी में लग भी चुके होंगे और बहुत जल्द आपको इसके फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। संभवतः जुलाई में इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, लास्ट में या फिर अगस्त में। तो फिलहाल उस पर भी हम चर्चा करेंगे, टेंडर को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है और कब इसके फॉर्म एग्जैक्ट आ सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा कई सारे प्रश्न आपके मन में और चल रहे होंगे, जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन होती कितनी है इस एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और हाइट कितनी होती है इसमें, चेस्ट कितना होता है, वजन कितना होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, और फिजिकल में कितनी दौड़ कितने समय में करनी होती है। इस सब बातों पर हम टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। आप सब इस वीडियो को देखिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर हम इस भर्ती में पदों की संख्या की बात करें बच्चों, तो सिपाही के पद होंगे ये सभी, और इन पदों की संख्या होगी 52,699। आपको याद होगा पिछली भर्ती लगभग 49 पदों पर थी, और उससे पहली जो भर्ती थी बेटा वो आपके 42,000 पदों के आसपास थी। तो लेकिन जो भर्ती पिछली हुई थी वो 2018-19 के आसपास भर्ती आई थी। तो इस बात को समझिएगा, पिछले 3-4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आई है। एज रिलैक्सेशन को लेकर भी आपके मन में प्रश्न होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अगर इसमें हम पदों की संख्या की बात करें बच्चों, तो कुल मिला के जो पद हैं वो 52,699 हैं। अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से ये निर्देश इस तरह के दे दिए गए कि इतने पदों पर भर्ती होगी। तो अब अगर हम बात करें इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कई तरह की क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो बच्चों ये मेनली आपका एजुकेशन से लेकर, अगर आप 12th पास हैं, 12th पास होने से बच्चा मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास 12th का रिजल्ट यानी 12वीं पास आप होने चाहिए। दूसरी बात बच्चों, इसमें एज की हम लोग बात करें तो एज क्या होनी चाहिए। एज अगर हम बात करें बच्चों, जनरल कैंडिडेट के लिए एज 18 साल मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज बच्चों 22 ईयर्स होनी चाहिए। इस जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए है। अगर हम बात करें बच्चों ओबीसी और एससी और एसटी के लिए, ये हम मेल की बात कर रहे हैं बच्चों, यानी मेल कैंडिडेट हैं उनकी इस समय एज की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे बच्चों तो इनके लिए 18 साल से लेकर 27 साल तक ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो ओबीसी एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इस हिसाब से 22 और 5 27 हो जाता है। तो मिनिमम एज इनके लिए 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज इनके लिए 27 साल होगी। अगर बेटा एज हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो जनरल फीमेल हैं बेटा, उनके लिए 18 साल से लेकर 25 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओबीसी एससी और एसटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। तो 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज इसमें हो जाएगी बच्चों कितनी, 30 साल। तो ये बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए आपका जनरल का है वो, तो आपका 18 से कितना 22। अगर ओबीसी एससी या फिर एसटी से बिलोंग करता है तो 18 से 27। अगर फीमेल कैंडिडेट है, जनरल से बिलोंग करती है, तो आपका क्या होगा 18 से लेकर 25 साल। और ओबीसी एससी और एसटी से है फीमेल कैंडिडेट, तो बेटा उनके लिए होगा 18 से लेकर 30 साल। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे हाइट की। हाइट की बात करेंगे बच्चों, तो हाइट में बच्चों ध्यान रखेंगे, मेल के लिए अलग हाइट रहती है, मेजरमेंट रहता है, और फीमेल के लिए अलग रहता है। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें हाइट को लेकर, तो मेल कैंडिडेट में बच्चों जो जनरल वाले हैं, ओबीसी या फिर एससी वाले जो कैंडिडेट हैं बच्चों, ठीक है, मेल कैंडिडेट, इनके लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होना जरूरी है। मैक्सिमम कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर। किन के लिए, जनरल ओबीसी और एससी वाले बच्चों के लिए।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एसटी के लिए, समझिएगा, अगर हम एसटी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए छूट रहेगी, ये आपका होगा 160 सेंटीमीटर मिनिमम। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर बेटा हम फीमेल की बात करेंगे बच्चों, फीमेल में जनरल वही सेम, ओबीसी और एससी जो महिलाएं हैं उनके लिए होती है मिनिमम 152 सेंटीमीटर, और एसटी अगर महिला है तो आपका होगा 147 सेंटीमीटर। तो मुझे लग रहा है आप हाइट को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद चेस्ट की हम लोग बात करेंगे तो फीमेल में चेस्ट के कोई माप नहीं है, मेजरमेंट नहीं होता। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की चेस्ट की जो माप है तो इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर जनरल, ओबीसी और एसटी से बिलोंग करता है कोई मेल कैंडिडेट तो उसके लिए जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो आपका 79 सेंटीमीटर से आपका 84 सेंटीमीटर है, और अगर एसटी से बिलोंग करता है तो उसमें आपका 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर है। ये मतलब क्या है, ये 79 और 84, देखिए दो तरह से माप होती है, एक सीना को बिना फुलाए और एक सीना को फुलाकर। तो जब सीना को फुलाकर माप होगी तो इतनी, ठीक है, और बिना फुलाए इतनी। ऐसी एसटी जो मेल है तो उसके लिए फुलाकर इतनी और ये इतनी मिनिमम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट रहता है ना, और फीमेल के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बच्चों किसकी, वेट की, वेट मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है, वेट का मेजरमेंट मेल में नहीं होता है। फीमेल के लिए वेट की हम लोग बात करेंगे तो मिनिमम उसमें वेट बोला गया है कितना, 40 किलोग्राम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं बच्चों जो पिछली वाली जो भर्तियां रही हैं उनके आधार पर, तो इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एज से रिलेटेड चेंज देखने को मिल सकता है। एज, आप इस बात को समझिए, एसएससी जीडी का जो भर्ती आई है वो रिसेंटली, उसमें 2 साल का छूट दी गई है ना, और जो बिहार भर्ती आई है, पुलिस भर्ती आई, वहाँ पर भी छूट दी गई है। तो संभवतः इसमें भी आपको जो इस भर्ती आने वाली भर्ती है इसमें भी आपको एज में छूट कहीं ना कहीं 2-3 साल के मिलने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं 2018-19 में पहले भर्ती आई थी और उसके बाद कोरोना काल रहा है, बीच में भर्तियां बाधित रही हैं। तो 4-5 साल अगर इस तरह से हो जाए बिना भर्ती आए हुए तो जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं वो तो इसमें फंस ही नहीं पाएंगे एज क्राइटेरिया के अंदर। इसलिए संभावना पूरी है कि आपको ध्यान में रखते हुए सरकार कहीं ना कहीं 2-3 साल का छूट अवश्य देगी, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके लिए इंतजार कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, बच्चों हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि वास्तव में एग्जाम पैटर्न क्या होता है ना, बच्चा तैयारी करने लग जाता है। तो आपको समझना होगा कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इस एग्जाम को लेकर तो पेपर पैटर्न क्या होगा, इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे बच्चों आपका। एक तो हिंदी रहेगा, रीजनिंग रहता है, रीजनिंग, जीएस और मैथ वाला सेक्शन, ठीक है। हिंदी से बेटा इसमें 37 क्वेश्चन आएंगे, 37 क्वेश्चन होंगे और ये 76 मार्क्स 74 मार्क्स के होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। रीजनिंग से भी 37 क्वेश्चन, ये भी आपके 74 मार्क्स। जीएस से आपके 38 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और 38 का 2 टाइम्स या 2 गुना करेंगे तो 76 नंबर हो जाते हैं। मैथ वाले सेक्शन से बच्चों ध्यान रखेंगे, मैथ और प्लस रीजनिंग इन दोनों के मिलाकर यहाँ से आपके 38 क्वेश्चन आते हैं और ये भी आपका 76 मार्क्स का रहता है। अब सर आप पूछ रहे होंगे सर ये रीजनिंग यहाँ पर भी, रीजनिंग यहाँ पर भी, सर ऐसा क्यों? बेटा जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि जो मैथ वाला पोर्शन है उसके अंदर मैथ का टॉपिक भी दिए गए हैं और रीजनिंग के भी टॉपिक दिए गए हैं। तो रीजनिंग यहाँ पर भी पूछी जाती है, रीजनिंग यहाँ पर भी पूछी जाती है। अब ये मत कहिए सिलेबस अलग है, आप इनका उठा के देखेंगे तो एक दो टॉपिक ही आपको चेंज दिखाई देगा, बाकी मोस्टली टॉपिक इन दोनों से में आपके रीजनिंग के सेम है। अगर ओवरऑल बच्चों हम बात करें तो यहाँ से इस 38 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लगभग 17 से लेकर 20-22 क्वेश्चन आपके मैथ के रहते हैं, ठीक है, ये मैथ के रहते हैं। बाकी आप देखेंगे बेटा तो लगभग वही आपके 21 से लेकर 25 तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग वाले सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं कि बेटा ये रहेगा, ये हम
उस पर चर्चा कर रहे हैं। जो हमने पिछली भर्तियां देखी हैं उनके पेपर अगर उठा के देखोगे तो उनमें इस तरह का ये आपका क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे थे। लेकिन ऐसा कतई नहीं है बेटा, जो आने वाली भर्ती है वहां पर भी आपको ऐसा देखने को मिले। हो सकता है वहां पर उल्टा हो जाए, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाए, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए। इसलिए बेटा आप इस बात को मान के चलिए, आपको हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। और आप जानते हो 4 साल से भर्तियां नहीं आई हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ेगा, है ना। ये भी प्रश्न बच्चों के मन में चल रहे होंगे, पेपर टफ आएगा, है ना। इन सब बातों पर बात करेंगे, कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सब बातों पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी अगर बात करूं तो अगर अब यहाँ से आप रीजनिंग यहाँ देखो, रीजनिंग यहाँ मिला के देखो, तो रीजनिंग के जाके कुल मिला के 50 से 55 क्वेश्चन जाके बनते हैं। इस बात को आप सब बच्चे समझ लीजिए। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो रीजनिंग का यहाँ से रहता है, समझ रहे बच्चों। अगर आप बात करें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन आप ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ से आपके 150 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 150 आपके क्वेश्चन बनेंगे और आपका जो परीक्षा होगा वो 300 नंबर का होगा। 300 नंबर की परीक्षा होती है, सही है बच्चों। और ये 2 घंटे में प्रश्न को पेपर को हल करना होता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहती है। 0.5 मतलब क्या हो गया इसका कि 2 नंबर का एक प्रश्न हुआ, उसका 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो 0.5 आधा नंबर कटेगा, समझ रहे हो। यहाँ पर बच्चों के लिए कई बार डाउट होता है, 1/4 का मतलब कई बार 0.25 बच्चे मान लिया करते हैं। बेटा अगर प्रश्न 1 नंबर का है तो 1 नंबर का 1/4 0.25 होगा, अगर प्रश्न 2 नंबर का होता है तो 0.5 होगा, 1/4, है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न 1/4 कितना होगा, 0.50। मतलब एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपका इतना नंबर कटेगा। इसके बाद बच्चों हम आएंगे फिजिकल की तरफ। तो फिजिकल में बच्चों क्या होता है, ठीक है, फिजिकल में आपका मापन होता है। मापन से मतलब हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा, ये सारे वजन वगैरह ये सारी चीज़ें मापी जाती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मेन चीज़ है बेटा इसमें दौड़, है ना, जो बहुत ज़रूरी है फिजिकल के अंदर। दौड़ के अंदर आप बात करेंगे तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें बच्चों तो इनको 4.8 किलोमीटर की दूरी जो है वो 25 मिनट में तय करनी होती है, 25 मिनट में तय करनी होती है। जबकि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए 2.4 किलोमीटर की दूरी इन्हें 14 मिनट में तय करनी होती है। ये फीमेल के लिए है और ये बेटा मेल के लिए। आप 4.8 किलोमीटर का मतलब ये 4800 मीटर भी इसको कह सकते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसको बोलेंगे तो ये आपका ये 2400 मीटर कहलाएगा, समझ रहे हो ना। तो कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कहीं कहो सर ने क्या बता दिया, ये किलोमीटर में, ये मीटर में है। तो ये आपकी दौड़ होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए इतनी दौड़ पूरी करनी होती है, और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनली जो है फिर मेरिट निकलती है, उसमें फिर आपका मेडिकल होता है। तो इसके बाद जाकर आपका फाइनली मेडिकल में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात विशेष नहीं होती है। इसके तो कुल मिला के इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपका नाम होता है तो आपका सिलेक्शन माना जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, आप सब तैयारी में लग जाओ। किसी तरह का भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ मैंने कुछ टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं, जैसे आप देखो लाइव क्लासेस लाइव वाले सेक्शन में जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, एवरेज पढ़ा रखा है, सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, लाभ हानि पढ़ा रखा है मैंने, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, और आपका डिस्काउंट पढ़ा दिया। इसके बाद जो आगे आने वाले टॉपिक हैं उनको भी हम कवर करेंगे, बहुत जल्द कवर करेंगे। फिलहाल ये आपको आज की वीडियो में हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।